इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कई दफ़ा हम हमारी ज़िंदगी को उतना अहमियत नहीं देते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी उतनी स्पेशल नहीं। कई दफ़ा हम गलत लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं। हम कंपेयर करते हैं हमारे सबसे अमीर दोस्त के साथ, जिसके पास अच्छे अच्छे टॉयज़ है, अच्छा मोबाइल है, अच्छे अच्छे वीडियो गेम्स है, और ऐसा देख के कई दफ़ा हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि वही दूसरी ओर जब हम देखेंगे तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनके साथ भगवान ने बहुत ज़्यादा ज्यादती की हुई होती है। कई बच्चे जन्म के साथ ही कुछ डिसेबिलिटी के साथ पैदा होते हैं। अक्सर हम उन्हें दिव्यांग बच्चे कहते हैं, स्पेशल चाइल्ड कहते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका दिमाग उतना नॉर्मली फंक्शन नहीं कर सकता जितना आपका दिमाग फंक्शन कर रहा है। तो जब आप आपकी जिंदगी में देखोगे तो आपको खुश होने के कई सारे कारण है। ये कहानी है एक भोली नाम की लड़की की, जो एक किसान परिवार में पैदा हुई है। इस किसान परिवार में पैदा हुई इस भोली का भगवान ने कुछ साथ नहीं दिया, क्योंकि जब वो 10 महीने की थी तब वो सोते सोते पलंग पे से नीचे गिर गई, और जब पलंग से नीचे गिरी तो उसे सिर को कुछ चोट लग गई। अब उस चोट लगने के कारण शायद उसका दिमाग बहुत स्लो था। वो आम बच्चों की तरह उतनी तेज तर्रार लड़की नहीं थी। उसके साथ भगवान ने एक और जाति तब की, जब वो 2 साल की हो गई थी। 2 साल की उम्र में उसे स्मॉल पॉक्स हो गया, और आपको पता है स्मॉल पॉक्स है चेचक जब होता है तो इंसान के शरीर के ऊपर उसके लास्ट तक पॉक मार्क्स रह जाते हैं, यानी कि जैसे चेहरे के ऊपर ऐसे गोल गोल धब्बे धब्बे हर जगह हो गए थे। उसका पूरा शरीर वो पॉक मार्क्स से भर गया था। ऐसे में पहला तो उसका दिमाग थोड़ा सा कमजोर हो गया था, ऊपर से उसकी खूबसूरती में भी भगवान ने पूरी तरह से दाल में कुछ काला कर दिया था। तो ऐसा होने के बाद जो एक किसान परिवार, आमतौर पर जब हम भारतीय नॉर्मल परिवार की मेंटेलिटी देखते हैं तो जैसे ही लड़की पैदा होती है तो माँ बाप को उसी दिन से उनकी शादी लगाने की फिक्र शुरू हो जाती है। वो सोचते हैं कि इस लड़की की शादी कैसे होगी, क्या होगा। तो भोली की केस में अगर देखे, ना तो वो दिखने में खूबसूरत रह गई थी, ना ही उतनी तेज तर्रार थी। तो ये उसके ऊपर बैड लक का दोहरा प्रहार हो चुका था। ऐसे में भोली एक लास्ट की बच्ची होने के कारण उसको ना कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती थी, ना कोई उसकी तरफ ध्यान देता था। अक्सर हम माता पिता को भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन कभी कभी जब बच्चों में उनको कोई प्रतिभा नहीं दिखती, या फिर उन्हें जब लगता है कि इस बच्चे के ऊपर ध्यान देके हमारा कुछ फायदा नहीं होने वाला, तो अक्सर माँ बाप भी अपने बच्चों को निग्लेक्ट करते हैं। और उनका निग्लेक्ट करना ये उनके बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी सजा बन जाता है। भोली के केस में ऐसा होता था कि वो जब 4-5 साल की हो गई तब तक वो कुछ भी नहीं बोल पाती थी, और 4-5 साल के बाद जब वो थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश करती थी तो वो स्टटर करती थी, स्टैमर करती थी, यानी वो हकलाते हुए बोलती थी। ऐसे में बाकी के बच्चे उसके ऊपर बहुत हंसते थे, और उसके परिवार ने भी उन्हें कुछ प्रोत्साहन नहीं दिया, मोटिवेशन नहीं दिया। यही कारण है कि भोली लगभग बोलना सीख ही नहीं पाई, और उसे ये कभी पता ही नहीं चला कि शायद वो बोल भी सकती है। भोली की जिंदगी में अगर कोई अच्छी बात हुई तो वो ये हुई कि उनके गांव के अंदर एक नया स्कूल शुरू हो गया, और भोली के पिताजी जो एक किसान तो थे ही, साथ ही साथ गवर्नमेंट के एक ऑफिशियल भी थे, जिन्हें नंबरदार कहा जाता है। नंबरदार अक्सर ऐसे लोग हुआ करते थे जो गांव के रेवेन्यू कलेक्शन में तहसीलदार की मदद किया करते हैं। तो वो एक तहसीलदार के रिप्रेजेंटेटिव भी थे। तो उस गांव में जब नया स्कूल शुरू हुआ तो उस स्कूल को इनॉग्रेट करने के लिए उस तालुके के तहसीलदार आए, और तहसीलदार ने कहा कि देखो, तुम एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो, गवर्नमेंट के तुम रिप्रेजेंटेटिव हो, ऐसे में तुम्हारे घर की लड़कियों को अगर तुम स्कूल में भेजोगे तो ये बाकी सब लोगों के लिए अच्छी सीख होगी, तुम्हारी इमेज अच्छी होगी। लेकिन अब जिस किसी शहर की ये कहानी है, और आज से कुछ पहले सालों तक भी सच था कि गांव के अंदर लड़कों को तो पढ़ाया जाता था, लेकिन लड़कियों को बिल्कुल ही एजुकेशन से दूर रखा जाता था। ऐसे में भोली के पिताजी उस शाम को जब घर आते हैं तो अपनी वाइफ के साथ बात करते हैं, और वो कहते हैं कि तहसीलदार ने कहा है कि हमारी बच्चियों को स्कूल के अंदर भेजे। अब उसकी जो माँ है भोली की, वो कहती तुम पागल हो गए हो क्या? अगर लड़कियों को हम स्कूल में भेजेंगे तो इनसे शादी कौन करेगा? लेकिन फिर वो कहते हैं कि हम एक काम करते हैं, हम भोली को स्कूल में भेज देते हैं, क्योंकि भोली को ना तो शक्ल है ना उसका दिमाग है। ऐसे में उसकी शादी होना तो बहुत मुश्किल है, तो उसे हम स्कूल में भेज देते हैं, और फिर उसकी चिंता उन स्कूल वालों को ही करने दो। तो इस तरह तय हो जाता है कि भोली को स्कूल में भेजा जाएगा। इसलिए दूसरे दिन भोली के पिताजी भोली का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं चलो मैं तुम्हें आज स्कूल ले जाऊंगा, आज से तुम्हें स्कूल जाना है। और फिर भोली को
बहुत डर लगने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं नहीं 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 करके। उसके पीछे रीजन क्या होता है? कुछ दिनों पहले ही उनके घर में जो गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसे इसी तरह से उसके पिताजी पकड़ कर ले गए थे और ले जाकर उसे बेच दिया था। तो कहीं ना कहीं ये छोटी सी बच्ची को लगा कि मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार होगा क्या, पिताजी मुझे ऐसे पकड़ कर ले जा रहे हैं जबरन, तो शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो। और छोटी सी बच्ची वो रोने लगती है, हाथ पर पटकने लगते हैं। तो उसके पिताजी कहते हैं पागल है क्या ये लड़की, मैं तुम्हें स्कूल भेज रहा हूँ। तो ऐसा कहने के बाद वो भोली की माँ को कहते हैं कि इस लड़की को तैयार करो, इसे अच्छे कपड़े पहनाओ। और भोली ने अक्सर जो कपड़े पहने हुए होते हैं वो उनकी बाकी के बहनों के कपड़े होते हैं। भोली की और 3 बहनें होती है, तो जो उसकी पहले की बहनें पहन रही होती है वही कपड़े पास ऑन होते होते भोली तक आ जाते थे। उसे कभी कोई नया ड्रेस, नए कपड़े उसके लिए कभी लिए नहीं गए थे। ऐसे में जब भोली को स्कूल भेजने की बात आती है तो भोली के पिताजी कहते हैं कि अगर लड़की को गंदे मैले कुचेले लड़के कपड़ों में अगर हम स्कूल भेजेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो समाज की सोचकर भोली के लिए नए कपड़े लिए जाते हैं और फिर भोली को बहुत दिनों के बाद नहलाया जाता है, अच्छे से तैयार किया जाता है। और जब इस तरह से भोली को तैयार किया जाता है तब जाके भोली को लगता है कि जरूर ये स्कूल नाम की जो कोई भी चीज है ये मेरे घर से तो अच्छी है, क्योंकि मुझे उस स्कूल को भेजने के लिए नहलाया जा रहा है, अच्छे कपड़े दिए जा रहे हैं, अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है। तो फिर ऐसे अच्छे से तैयार करके भोली के पिताजी भोली को पकड़कर स्कूल ले जाते हैं और हेड मास्टर के सुपुर्द कर देते हैं कि अब आप देखो ये लड़की के साथ क्या करना है। तो स्कूल में जाने के बाद हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस भोली को कहते हैं कि उस कमरे में जाओ और बैठ जाओ। तो भोली एक कमरे में जाकर बैठ जाती है और उस कमरे के कोने में जाकर बैठ जाती है। दोस्तों, अक्सर जब किसी व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो अक्सर वो कोने तलाशता है। कुछ ऐसा भोली के साथ भी होता है। वो एक कोने में जाकर बैठ जाती है। उसके कमरे में और भी कई सारी लड़कियां होती हैं। उन लड़कियों को देखने के बाद एक बार उसके दिमाग में ये आता है कि ये सारी लड़कियां मेरी ही उम्र की है या मेरी उम्र के आसपास की है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इसमें से कोई एक लड़की शायद मेरी दोस्त बन जाएगी। तो वो कोने में वैसे बैठी रहती है। कुछ देर के बाद वहां पे एक लेडी टीचर आती है और ये महिला शिक्षक भोली की जिंदगी में भगवान की तरह आती है। वो भोली को पूछती है कि बेटा बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो भोली जो कि स्टैमर करती है, उसे बोलने की आदत ही नहीं, उसकी जबान अभी साफ ही नहीं हुई है। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपने नाम में सिर्फ भो तक बोल पाती है, भोली तक नहीं बोल पाती। और जब वो बहुत कोशिश करती है भो 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 भो, तो बाकी की लड़कियां उसको देखकर हंसने लगती है। बहुत देर तक बाकी की लड़कियां हंसती है, उसका मजाक उड़ाती है। और यही रीजन है कि भोली जो पहले से कोने में जाकर बैठ गई थी और ना उसे घर वालों ने प्यार दिया था, और अब जब स्कूल आई तो सब लड़कियां इतनी देर तक उसके ऊपर हंस रही है, तो स्कूल खत्म होए तक भोली अपने कोने में बैठी रहती है और रोती रहती है। वो अपने चेहरा नीचे कर दे, चेहरा छुपा लेती है और कंटिन्यूअसली रोती रहती है। ऐसे में स्कूल की बेल बज जाती है, स्कूल खत्म हो जाता है, बाकी सब लड़कियां, बाकी सारे छात्र चले जाते हैं, लेकिन भोली अब भी अपने उस कोने में रोती हुई बैठी रहती है। अब वहां पे जो टीचर होती है वो टीचर भोली को कहती है भोली उठो। तो जब वो इस तरह से भोली को कहती हैं तो वो बहुत ही प्यार से बात करती है। भोली सोचती है कि मेरी पूरी जिंदगी के अंदर इतना प्यार से मेरे साथ किसी ने व्यवहार नहीं किया, इतना प्यार से मेरा नाम आज तक किसी ने नहीं लिया। तो यही कारण होता है कि जब इतना प्यार से उसे उठने के लिए कहा जाता है, वो कोई कमांड नहीं होती, आज्ञा नहीं होती, बल्कि सिर्फ प्यार से कहा जाता है कि भोली उठो। तो भोली उनके कहे अनुसार खड़ी हो जाती है और फिर वो महिला शिक्षक भोली को बताती है भोली अब अपना नाम बताओ। और जब इतने प्यार से उस महिला शिक्षक ने भोली के साथ बर्ताव किया होता है तो उस शिक्षक का मान रखने के लिए कि जो व्यक्ति मेरे साथ इतने अच्छे से बर्ताव कर रहा है, अगर वो मुझे नाम पूछ रहा है तो मुझे जरूर कोशिश करनी चाहिए, ऐसा सोचकर भोली अपना नाम बताने की फिर से एक बार कोशिश करती है। इस बार वो भो 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 बहुत बार बोलती है, लेकिन इस शिक्षक के अंदर एक गुण था। वो गुण था सामने वाले व्यक्ति को मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना। भोली ने अपने नाम में से सिर्फ भो बोला होता है और फिर भी वो शिक्षक कहते हैं वेल डन, तुम अच्छा कर रही हो, अच्छी कोशिश कर रही हो, अब पूरा नाम बताओ। और फिर इस तरह से जब भोली को मोटिवेट किया जाता है तो भोली अपनी जिंदगी में पहली बार अपना पूरा नाम बता पाती है। और बहुत कोशिश के बाद वो कहते भो 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 भोली। और जब वो अपना पूरा नाम बोल देती है तो उसका अपने कानों के ऊपर ही यकीन नहीं होता कि उसने अपना पूरा नाम बोला है। आप सोच सकते हो कितनी बेसिक सी चीज है अपना खुद का नाम बताना। अक्सर 2 साल के बच्चे फटाक से अपना नाम बता देते हैं, अपने खानदान का नाम बता देते हैं, किस स्कूल में जाते हैं बता देते हैं, लेकिन भोली 5-6 साल की हो गई थी, लेकिन
उस उम्र में जाके भी उसको अपना नाम बताना नहीं आता था। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि उसे इतनी अच्छी शिक्षिका मिली कि वो ये सब कुछ कर पाई। उसके बाद जब भोली ने अपना नाम बताया तो वो लेडी टीचर भोली को एक किताब देती है, क्योंकि उस दिन के अंदर वो लेडी टीचर ऑब्जर्व करती हैं कि भोली स्कूल में जब बैठी थी तो सबसे पहले वो स्कूल की दीवारें देख रही थी। अक्सर जो छोटे बच्चों के स्कूल होते हैं उसकी दीवारों को पेंट किया जाता है, उसके ऊपर अलग अलग चित्र बनाए जाते थे। तो भोली वहां पे अलग अलग चीजें देखती है। जब वो एक गाय का चित्र देखती है तो उसे लगता है कि ये मेरे घर में जो लक्ष्मी गाय थी उसी की तरह दिखता है। वो जब पैरट देखती है, तोता देखती है, तो उसे याद आता है कि जो मैंगो के हमारे बागान है, आम के बागानों के अंदर अक्सर ऐसे ही कलर के तोते होते हैं। बाकी घोड़ा देखती है तो घोड़ा देखने के बाद उसे लगता है जो तहसीलदार स्कूल का उद्घाटन करने आए थे वो भी ऐसे ही घोड़े के ऊपर आए थे। तो उसे अलग अलग रंग, अलग अलग चित्र देखना पसंद था। तो भोली की शिक्षिका ने भोली को वैसे ही चित्रों वाली एक किताब दी और भोली को कहा कि भोली, इसके अंदर काफी सारे चित्र है, ये छोटा सा किताब है, कुछ दिनों के बाद, एक ही महीने में मैं तुम्हें इन चीजों के नाम पढ़ना, एक एक शब्द पढ़ना मैं तुम्हें सिखा दूंगी। और अगर तुम ऐसे ही स्कूल में आती रहोगी तो मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ना लिखना सिखा दूंगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम इस पूरे गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़की बन जाओगी, सबसे पढ़ी लिखी व्यक्ति बन जाओगी। और भोली, जिस दिन तुम अच्छे से पढ़ लोगी, सबसे पढ़ी लिखी बन जाओगी, तो सब तुम्हारा रिस्पेक्ट करेंगे, कोई तुम्हें डांटेगा नहीं, कोई तुम्हें चिढ़ाएगा नहीं। इस तरह से जब एजुकेशन का एक इंपॉर्टेंस भोली को बताया जाता है तो भोली को बहुत अच्छा लगता है। तो फिर वो महिला शिक्षक भोली को पूछती है, तो भोली, क्या तुम कल से रोज आओगी? तो फिर भोली इस बार थोड़ी सी ही कोशिश करके हाँ बोल देती है। और इस बार उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, वो बोल सकती है, एक एक वर्ड ही क्यों ना हो लेकिन वो बोल सकती है। और फिर ऐसे ही भोली लगातार स्कूल आती जाती है। इस स्टोरी को फास्ट फॉरवर्ड करेंगे कुछ अगले सालों के लिए। इन सालों के बीच भोली लगातार स्कूल आती गई है और अब स्कूल आते आते भोली काफी पढ़ लिख गई है। अब भोली, जो कि उसके परिवार की सबसे छोटी लड़की थी, तो भोली के ऊपर की उसकी जितनी बहनें हैं, सबसे बड़ी बहन राधा, उसके बाद की बहन मंगला और उसके बाद की बहन चंपा, इन तीनों की भी शादी हो चुकी है। और फिर अब बारी आती है भोली की शादी की। तो अब भोली जब थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो उसके पिताजी भोली के शादी के लिए एक रिश्ता लेकर आते हैं। ये रिश्ता एक काफी वयस्क व्यक्ति का होता है जिसकी पहली वाइफ मर चुकी है। और ये व्यक्ति के बारे में सबसे अच्छी बात वो अपनी बीवी से बात करते हुए बताते हैं कि इसका अच्छा खासा बिजनेस है, वो ग्रोसरी का बिजनेस है, जो हम सब्जियां खरीदते हैं तो सब्जियों का बिजनेस है। साथ ही साथ मैंने सुना है कि बैंक बैलेंस भी काफी अच्छा है। तो क्या हमें भोली के लिए इस व्यक्ति का रिश्ता एक्सेप्ट करना चाहिए? तो भोली की माँ बोलती है, जरूर करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि उसकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा है। तो भोली की माँ कहती है, उम्र चाहे जितनी भी हो, हमारी लड़की से कौन शादी करने वाला है? उसकी शक्ल देखेंगे तो शक्ल नहीं है, साथ ही साथ अकल भी नहीं है, तो ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा? ये तो भगवान का शुक्र है कि वो पास के गांव वाले हैं और उन्हें पता नहीं कि भोली के चेहरे पे कितने दाग हैं। अगर उन्हें पता होता तो ये रिश्ता भी ना आता। तो ऐसे में उनकी बीवी के द्वारा इतना प्रोत्साहित किए जाने के बाद वो पूछते हैं कि लेकिन भोली क्या कहेगी? तो इसके ऊपर भोली की माँ कहती है कि वो तो डम काऊ की तरह है, गूंगी गाय की तरह है, वो क्या बोलेगी, तुम हाँ कर दो। और इस तरह से तय हो जाता है कि भोली की शादी बिशंबर नाम के उस बिजनेसमैन के साथ होगी। जिस दिन भोली की शादी होती है उस दिन बिशंबर अपनी बड़ी सी पार्टी लेकर आता है। अक्सर हम देखते हैं शादी के लिए जो बारात आती है तो जितनी बड़ी शादी होगी, जो व्यक्ति जितना अमीर होगा अपने कैपेसिटी के हिसाब से खर्चा करता है। तो बिशंबर, जो कि एक बिजनेसमैन है, वो आगे मस्त बैंड बाजा लगा के आता है, पीछे घोड़ी पे बैठकर उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग नाच रहे होते हैं। जब भोली की बाकी की बहनें भोली की बारात देखती हैं तो उन्हें एक तरह से जलन सी होने लगती है। उन्हें लगता है कि कितना अच्छा नसीब लेकर आई है भोली, इतनी बड़ी बारात उसकी आ रही है। भोली के माता पिता को लगता है कि हमारी सारी बेटियों में सबसे ग्रैंड शादी अगर किसी की हो रही है तो भोली की हो रही है। उन्हें भी बहुत अच्छा महसूस होता है। ऐसे में शादी के फेरों का समय आ जाता है, शादी के रस्मों का समय आ जाता है। भोली को लाया जाता है और वो जो दूल्हा है दूल्हे के पास में आकर बैठ जाती है। अब कुछ मंत्रों के बाद जो वहां पे पंडित जी है वो कहते हैं कि दुल्हन को आप अभी वरमाला पहनाइए। और वरमाला पहनाने के लिए जब बिशंबर भोली की तरफ हाथ बढ़ाता है तो कोई एक लड़की भोली का घूंघट खींच लेती है और भोली का चेहरा स्पष्ट हो जाता है, भोली का चेहरा दिख जाता है। ऐसे में
जैसे ही विशंबर भोली का चेहरा देखता है, उसके हाथ वहीं के वहीं थम जाते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं और वो अपने दोस्तों से कहते हैं, क्या तुमने ये लड़की का चेहरा देखा? इसके चेहरे के ऊपर तो दाग है। तो वो विशंबर का जो भी दोस्त है वो कहता है कि तू कौन सा नौजवान है? लेकिन वो कहता है, नौजवान हूं तो क्या हुआ, मैं लड़का तो हूं। तो वो कहता है कि मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा जब तक 5,000 रुपए का डौरी या 5,000 रुपए की राशि जब तक नहीं दी जाती, दहेज नहीं दिया जाता, तब तक मैं लड़की से शादी नहीं करूंगा। ऐसे में भोली के पिताजी गिड़गिड़ाने लगते हैं, कहते हैं ऐसा मत कीजिए, आप चाहे तो 2,000 रुपए ले लीजिए लेकिन शादी कर लीजिए। अंत में भोली के पिताजी अपनी पगड़ी, अक्सर पगड़ी को सम्मान माना जाता है, तो अपनी पगड़ी तक उस दूल्हे के पैरों में ले जाकर रख देते हैं। कहते हैं प्लीज शादी कर दीजिए, अगर आप ऐसे वापस चले जाएंगे तो हमारी पूरी इज्जत धूल में मिट जाएगी, मैं गांव के अंदर क्या मुंह दिखाऊंगा। और फिर जब दूल्हा फिर भी नहीं मानता तो वो घर में जाते हैं और 5,000 रुपए गिनकर लाते हैं और दूल्हे के पैरों पे लाकर रख देते हैं। और उसके बाद विशंबर, जिसने कि एक दांव खेला होता है कि चलो देखते हैं, मिल गए तो मिल गए इतने रुपए, वो बहुत खुश हो जाता है कि उसे 5,000 रुपए का दहेज मिल गया। और फिर वो कहता है लाओ वरमाला लाओ, मैं शादी करूंगा। और फिर जब वो वरमाला भोली को पहना रहा होता है तो भोली, जो कि इतनी देर से चुपचाप खड़ी थी, बस देख रही थी, जैसे ही उसकी ओर वरमाला आ रही होती है तो वो वरमाला को पकड़ती है और उसको उस अग्निकुंड के अंदर फेंक देती है। अब जैसे ही बाकी सारे लोग देखते हैं तो सारे लोग बोलने लगते हैं ये कैसी लड़की है, ना तो खूबसूरत है, कितनी बदसूरत है और कितनी पागल लड़की है ये, इसने वरमाला फेंक दी। और भोली बोलती है, पिताजी मैं इस लड़के के साथ, इस इंसान के साथ मैं शादी नहीं करूंगी, ये मीन है, ये बहुत ही कपटी इंसान है, बहुत ही ग्रीडी इंसान है, लालची इंसान है, ऐसे इंसान के साथ मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। तो उसके पिताजी कहते, भोली तू ये क्या कर रही है, हमारी इज्जत के बारे में तो सोच। अक्सर इस तरह से लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है, इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। तो वो कहते हैं कि तू अगर ऐसे करेगी तो तुझसे बाद में शादी कौन करेगा, इस गांव के अंदर मेरी जो इज्जत है उसका क्या, मैं तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। तो भोली कहती है कि ऐसे इंसान के साथ मैं शादी नहीं करूंगी और मैं पूरी जिंदगी कुंवारी क्यों ना रह जाऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो उस वक्त मैं आपका ख्याल रखूंगी, लेकिन मैं इस इंसान से शादी नहीं करूंगी। और फिर वो कहती है चाहे तो इस गांव का जो स्कूल है जहां पे मैंने अपनी पूरी पढ़ाई की है वहीं पे मैं शिक्षिका बन जाऊंगी, वहीं पे मैं टीचर बन जाऊंगी, लेकिन इस इंसान से मैं शादी नहीं करूंगी। ऐसे में भोली की शादी कैंसिल हो जाती है और वहां पे जो भोली की टीचर होती है उनके आंखों के अंदर ऐसे दिखाई देता है जैसे उन्होंने बचपन से जिस मूर्ति को साकारा था अब वो एक मास्टरपीस बन गई है। अक्सर जो शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, उनके लिए अपने किसी एक स्पेशल विद्यार्थी के ऊपर बहुत स्नेह होता है, बहुत लगाव होता है। ऐसे ही स्टूडेंट भोली थी और जब उन्होंने देखा कि एजुकेशन के कारण भोली की जिंदगी किस तरह से बदल गई तो उन्हें भी बहुत खुशी हुई। दोस्तों ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद हमें एजुकेशन का इंपॉर्टेंस समझ में आता है। हमें समझ में आता है कि एजुकेशन एक सुपर पावर की तरह है, एक छुपी हुई पावर है जो इंसान को कॉन्फिडेंट बनाता है। आप अगर भोली की जिंदगी में से एजुकेशन को हटा दोगे तो शायद भोली का जो भविष्य होता वो बहुत ही भयानक होता। हो सकता है बहुत कम उम्र में किसी बूढ़े से, गरीब या कैसे भी इंसान से भोली की शादी करा दी गई होती और भोली जो कि पहले से नासमझ थी, बहुत ज्यादा मौका है कि उसकी जिंदगी नर्क बन जाती या उसकी जिंदगी में कुछ भी बाकी नहीं रहता। लेकिन भोली ने पढ़ाई की, भोली ने एजुकेशन लिया और यही कारण है कि वो एक कॉन्फिडेंट लड़की की तरह उस लड़के को ठुकरा सकी जो डौरी की मांग कर रहा था, जो दहेज की मांग कर रहा था। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर की समरी अच्छे से समझ गई है। अगर आपके और कुछ डाउट्स है तो जरूर कमेंट लिख कर पूछिए। थैंक यू वेरी मच।